आत्मदाह करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे, तो महेंद्र भट्टी के पास गए थे उससे एक दिन पहले। हमने बोला कि महेंद्र भट्टी को कि भाई ऐसे ऐसे ये सारे हमें परेशान कर रहा। तब महेंद्र भट्टी बोला कि तुम इससे अलग हो जाओ और तुम्हें ज्वालापुर विधानसभा की तैयारी करो, बाकी विधायक बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अब बताओ ये हारे हुए विधायक हमें विधायक बनाएंगे? कहीं ना कहीं सुरेश राठौर जी के लिए आपका आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं प्यार भी झलकता है। प्यार क्यों नहीं होगा? उन्होंने हमारे आज भी हमको ये कोई किसी अपने वैसे थोड़ा ना सिंदूर लगा के बैठे, सुरेश राठौर का सिंदूर लगा के बैठे और लगाएंगे, हम उसे ना जीने में छोड़ेंगे ना मरने में छोड़ेंगे, उसके नाम का करवा चौथ का व्रत भी रखेंगे, आगे भी रखेंगे। ऐसे थोड़ा नहीं कि नहीं रखेंगे। हिंदू धर्म में मैं हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा वो करती हूँ और मैंने शादी करी हूँ उनसे, चाहे वो वैध है अवैध है। भाई मैंने पहले भी तो बहुत सारे गंधर्व विवाह होते थे, माने जाते थे। तो हमारे नेपाल में हमारी शादी हुई है उसमें पशुपतिनाथ में, ठीक है। अब वो नालायक निकल गया तो वो नालायक वो निकला, हम नहीं निकले। या तो आज की जिंदगी में हमारी जिंदगी में कोई ऐसी वीडियो होती कुछ होती कि हमारी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड है, उसकी वजह से हमारा रिश्ता डिस्ट्रॉय हुआ, हमारी वजह से हमारा रिश्ता डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हमारा रिश्ता उसकी वजह से डिस्ट्रॉय है। उसकी जिंदगी में ज्यादा तितलियां हैं, वो इतनी सारी तितलियां मैनेज नहीं कर पाया बेचारा। 2 पत्नियां होगी या 100 तितलियां होगी, तो वो मैनेज नहीं कर पाया किस किस से प्यार करूं। वो अभी आई थी वो उसकी कॉमेडी फिल्म आई थी, तो वो सुरेश राठौर बेचारा फंस गया। तो अभी तक इसको सब वही आधार कार्ड वाली और विधवा पेंशन वाली और ये सारी मिलती थी उसको, ये सारी सारी बेचारी सीधी सीधी से 500-500 रुपए वाली मिलती थी इसको। अब ये मिल के इसने सोचा कि ये सारी सारी तो देखे मैंने आधार कार्ड वाली पेंशन वाली और ये इतने सारे मिल रही हैं, तो ये तो अलग है। लेकिन अभिनेत्री देखनी चाहिए, अभिनेत्री भी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी बुरा समय आया था तो हम भी इनके पास न्याय मांगने के लिए गए थे। एक समय का वो था 4 साल 5 साल पहले, तो इसने अभिनेत्री को सपने दिखाए, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, मैं तुम्हारे समाज का, ब्राह्मण समाज तो ऐसा होता है वैसा होता है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना हर चीज। तो आज ये हो गया कि अब हक मांगते मांगते तो मैंने तो अब हक आज पूरी दुनिया को पता चल गया। अब फिर वो उन्होंने ये नहीं, और आपने पता कि 15 जून को पंजाब होटल में सहारनपुर में हमें पूरे उन्होंने ऐसे खुश होके और शेरवानी जैसे कोई पहनता था, उन्होंने कोट पैंट बनवाया, 35,000 रुपए का हमारा लहंगा लेके आया और हमें स्लो मोशन में चल रहा हमारे साथ, उसको भी झुठला दिया कि वो तो एआई की है। मतलब कि उन्होंने सारे पत्रकार बंधुओं का झुठला दिया कि ये तो सारी एआई के है। इससे बड़ा फ्रॉड और जिंदगी में क्या होगा आप मुझे बताओ। रही ये वाली बात कि हाँ ठीक है हमने उनसे विवाह करा और हम उस रिश्ते का मैं तो हमेशा पालन करूंगी कि मैं तो यही चाहूंगी आज जितना भी नालायक निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, लेकिन ये सिंदूर मेरे जब तक सुरेश राठौर जिंदा है तो रहेगा। हाँ जिस दिन वो मर जाएगा उस दिन मैं सफेद साड़ी पहन लूंगी, फिर दिन में कहता आत्मा को शांति देने के लिए पता नहीं कौन कौन आएंगे तब उस समय। तो ठीक है भगवान उसको सद्बुद्धि दे, महादेव उसको सद्बुद्धि दे। और मैं तो ये कहती हूँ कि सुरेश राठौर को बहुत कुछ पता है। सुरेश राठौर को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सुरेश राठौर से हमने बहुत प्यार किया है। आज भी आप इस घर में आए हैं, आपने देखा बहुत सारी फोटो, घर हरा भरा है, लग रहा है कि इस घर में सब कुछ है, सुरेश राठौर इस घर में है। हम तो ये कहते हैं कि वो बेटी सबकी बेटी है और आज भी सुरेश राठौर सरकारी गवाह बन के खड़ा हो जाए, सरकारी गवाह बन के खड़ा हो जाए। कब तक झूठ बोलेगा? एआई की तो वीडियो नहीं है ना, ऑडियो तो ओरिजिनल ही है। अब तो सीबीआई जांच बैठेगी इस ऑडियो के ऊपर। तो सुरेश राठौर को दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए और उसको सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। शायद उस बेटी की आत्मा को कहीं ना कहीं बहुत शांति मिलेगी, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार का दबाव हो? हम सरकार के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सरकार का हमारे ऊपर भी बहुत दबाव रहा, लेकिन वो कहते ना डर के आगे जीत है तो हम नहीं डरे, क्योंकि मैं अभी भी आपको मैंने यही कहा कि जीवन मरण एक ही बार होता है। वो जब उसने ऊपर वाले ने निर्धारित कर दिया ना, तो मेरे आज मुझे उत्तराखंड सरकार ने हमें सुरक्षा दी, हमें योगी सरकार ने सुरक्षा दी, लेकिन जब सुरक्षा अगर मेरे पास 70 गनर भी होंगे ना, 70 के बीच में मैं मर जाऊंगी जब मेरी आ रही होगी। और अगर मेरी अभी अंत होना होगा तो हो सकता है अभी भूकंप आ जाए, ये बिल्डिंग गिर जाए। तो इसीलिए मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली कि जीवन मरण महादेव तेरे हाथ में है। तो महादेव साक्षात मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, बद्री विशाल मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, केदार बाबा मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, धारी देवी हम नहीं गए कभी, लेकिन हमारे फेसबुक पे लोग लिखते हैं कि धारी देवी तुम्हारी उत्तराखंड की जो है वो तुम्हारी रक्षा कर रही है, हर जगह से तुम्हें बचा रही है। तो हम यही सोचते हैं, जब भी हम फेसबुक
खोलते तो धारी देवी का हमारे सामने फोटो आ जाता है। तो हम यही कहते हैं कि धारी देवी हमें हमें दर्शन करने, हमें दर्शन करने, हमें जरूर जाना है और हम जरूर जाएंगे वहां पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि समस्त उत्तराखंड की जनता माँ धारी देवी से उन्होंने अरदास लगा रखी कि इस बेटी को सुरक्षित रखना। अंकिता है ये दूसरी अंकिता है कि अगर वो वीआईपी सामने आ गया तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि अंकिता के नाम से आप जानी जाओगी उत्तराखंड में। कभी आप अंकिता भंडारी के माता पिता से मिले हो? देखिए, हम 12 दिन पुलिस कस्टडी में रहे। हमें नहीं पता था हम पुलिस कस्टडी में, खुद ही नहीं पता था हम पुलिस कस्टडी में। तो हमने जिस दिन हमने एसआईटी के बाद हमारा प्लानिंग था जाने का, लगातार उनसे बातचीत होती है हमारी, तो हमें आज आए कर दिया गया, अभी ले जाते हैं, अभी जाते हैं, अभी जाते हैं। तो रोज 4 होटल्स में हमें बदल बदल के रखा गया, कभी इसमें कभी उसमें, लेकिन हम उनसे मिले नहीं। आपकी तरफ से उनके माता पिता को कोई हेल्प की? मैं तो उनकी ये तो सबसे बड़ी हेल्प यही है कि अगर तुम उस वीआईपी को पकड़वा दोगी बेटा, आज तो अपने जान पे खेल के, क्योंकि हमने एक ई रिक्शा वाला था, मतलब जब हम रैन बसेरे में रहे, एक ई रिक्शा वाला था, तो हमने उसके फोन से फोन करा था उसके पापा को। तो उसके पापा बड़े इमोशनल हो गए कि तुम आज मेरी बेटी की वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो सिर्फ वो फोन बचाने के लिए। तो उसने उनके पापा ने एक चीज कही थी हमसे कि आप ये फोन पुलिस को मत देना बेटा, ये फोन आप ये फोन कोर्ट में जमा कराना, ये मेन डिवाइस है, मेरी बेटी की आखिरी वो है, न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपके पति ने आपको बताया कि उस रात का वीआईपी कौन था। मैंने कह दिया ठीक है, हमें नहीं पता। मैंने कह दिया, हम कहने लगे बस आप ये वादा करो कि आप ये जो फोन है ना ये कोर्ट में जमा कराओगे, आप पुलिस को नहीं दोगी, ये आखिरी उम्मीद है। जो हम तो सारी उम्मीद खत्म कर चुके थे, केस बंद हो चुका था, अपराधी जेल जा चुके थे, सब कुछ, और एकदम ऐसी चीज आएगी और वो मेन फोन है। मैंने कहते नहीं, आप अपनी जान से ज्यादा मैंने आप देखा, उसमें 4-5 लाइनें भी आ गई थी, वो गिर गया था, हमारे से गिर गया था, और हमारा चश्मा भी टूट गया था। लोग कहते हैं बुआ का चश्मा मुड़ा रहता है लोग हमें बहुत ऐसे दिखते हैं, बुआ का चश्मा मुड़ा रहता है, बुआ अपना चश्मा, आज बुआ का चश्मा सही हो गया, आज बुआ का। तो ऐसे ठीक है, हंसते हुए निकल जाए, लेकिन हमने उनके पापा से जो वादा किया था हमने वो पूरा किया, और हमने कोर्ट में हमने फोन जमा करा, हमारे सामने सील पैक हुआ, सारे पूरे पेपर बने, और वो हमें पूर्ण उम्मीद है कि उसके मम्मी पापा को नहीं, समस्त जो देश के माँ बाप हैं उनको सबको न्याय मिलेगा, क्योंकि एक उम्मीद जगेगी कि अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज में ही पत्रकार बंधुओं की आवाज बनी, उनके आवाज के साथ ही फिर जो देश की जनता की आवाज बनी, पूरे समस्त उत्तराखंड की आवाज बनी, और कहीं ना कहीं वो भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी। क्या उर्मिला सनावर को पता है वीवीआईपी कौन है? देखिए, जहां तक जितनी बार भी हमें सुरेश राठौर ने बताया, मैं गट्टू का ही नाम ही बताया है, वो गट्टू, वो गट्टू, वो गट्टू। अब वो लाख कह ले, वो अपनी क्लेरिफिकेशन दे रहे कि मैं उस रात वहां नहीं था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वो उस रात वहां नहीं थे, मतलब एक दूसरे के सब टाइमर लगाने में लगे पड़े, वो वहां था, वो वहां था। अभी सपोज करो मैं अभी मेरी चंडीगढ़ की बहुत सारी फोटो जो हमने सोशल मीडिया पे नहीं डाली, फोटो हमारी शूटिंग की, वीडियोज भी हैं जिसमें कैमरा वैमरा है, सब कुछ है, क्रेन व्रेन सब लगी हुई है। अब अगर मैं कह दूं कि आई एम इन चंडीगढ़ और मैं चंडीगढ़ की शूटिंग की फोटो डालना शुरू कर दूं, इतना मसाला मेरे फोन में है, तो और मैं कह दूं कि उस दौरान तो मैं चंडीगढ़ थी, तो वो तो अब सीबीआई का जांच का विषय है, वो सीडीआर निकालेंगे कि उस दौरान कौन कौन वीआईपी के वो मोबाइल वहां पे टावर में ऑन थे। वो भी हो सकता है, सुरेश राठौर भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, एक और संगठन महामंत्री का नाम आ रहा था, वो भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो वो तो अब सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, क्योंकि मैं तो उनके ऊपर नहीं उंगली उठाऊंगी, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। अगर मैं उनके ऊपर ही उंगली उठाऊंगी, अभी भी उत्तराखंड की जनता थोड़ी सी कहीं ना कहीं संशय में इसलिए कि सरकार इनकी है, सीबीआई भी इनकी, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमें विश्वास भी करना चाहिए। मैंने आपको पता है कि जब मैं एसआईटी जांच के लिए गई थी, तब मैंने एक चीज कही थी, मैंने कहा उत्तराखंड की जनता की मैंने एक चीज देखी कि बहुत जल्दी ना थोड़े पेशेंस खो देती हैं। हमने एक वीडियो बनाई, हमें एसएसपी साहब ने कहा कि तुम एक वीडियो जारी कर दो, क्योंकि तुम पत्रकारों से नहीं रूबरू हो पा रहे थे हम, तो तुम वीडियो करके वो फेसबुक से उठा लेंगे। तो हमने कहा कि हमने आज एसआईटी जांच में रहे 7-8, लेकिन हमारी बहुत एनर्जी डाउन थी, मतलब जैसा मैं स्पार्क है ना एकदम हमारे बोलने, उसमें स्पार्क नहीं था। तो बस सबने लिख दिया एक साथ, जैसे वो वीडियो ने कल्पना भी नहीं करती, बस बुआ बिक गई करोड़ों के। मैंने कहा भाई करोड़, भाई तू भी एक ट्रक लेके आ जा, मेरे साथ अकेले नहीं जा रहे तो तुम भी लेके आ जाओ। बुआ बिक गई, बुआ को कैबिनेट का दर्जा दे दिया, हो गई डील, हो चुकी। तो हमारे बारे में इतने नेगेटिव, मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं उसके अंदर। तो लेकिन हमारी सिर्फ एनर्जी, यानी कि हमारी एनर्जी से ही उत्तराखंड की जनता को एनर्जी चाहिए, हमारी एनर्जी वही चाहिए, उनको वो बीमारी नहीं चाहिए। मतलब हमें उस दिन उल्टियां लग रही थी, बहुत ज्यादा फीवर था, हमारी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, लेकिन हमने एक चीज देखा कि जैसी मैं हूं लोगों को मैं ऐसी ही पसंद हूं,
और बहुत सारे लोग कहते हैं बुआ के अंदर बस एक ही कमी है, बुआ गालियां देती है। तो मैंने कह दिया, हमने कल लिखा कि अगर हम गालियां नहीं देंगे तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे, फिर हमें लोग पूजा करनी शुरू कर देंगे। तो भैया हम तो गाली दे रहे हैं, इनकी तरह नंगा थोड़े ना कर रहे हैं, औरतों के साथ बलात्कार थोड़े ना कर रहे हैं। तो मैं तो वो कहते ना कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो इनको मतलब यही भाषण को समझ में आती है, इनको कर्मण्य भाषा और इनको संवैधानिक भाषण को समझ नहीं आती। अभी आपका एक बयान आया था हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद डोभाल जी को लेके जी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या बयान आया था, आप बयान बताओ। अभी 2 दिन पहले आपने कप्तान साहब के लिए कुछ लिखा था हमने इस पे। देखिए कप्तान साहब कोई मेरे उनके व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैंने क्या कहा, सिस्टम के खिलाफ मेरी लड़ाई है। मेरे पति ने कहा मेरी पत्नी नहीं है, अगर मैं उनकी पत्नी नहीं तो मेरा बलात्कार हुआ, मेरा शारीरिक शोषण हुआ, मेरा मानसिक उत्पीड़न हुआ, फिर मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग, झूठे मुकदमे, ये सारी चीजें करी हैं। मैं सहारनपुर हरिद्वार एसएसपी के बारे में एक चीज कहना चाहती हूँ, परमिंदर डोभाल जी के बारे में, कि उन्होंने हमारे ऊपर ब्लैकमेलिंग लिखवाई, उनकी बेटी की ब्लैकमेलिंग लिखवाई रानीपुर थाने में। अच्छा जी, और उन्हीं के कहने पे, सुरेश राठौर के कहने पे जो वाल्मीकि समाज ने हमारे ऊपर मुकदमे लिखवाए और उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे लिखवाए। मतलब जो हरिद्वार एसएसपी हैं उनके पास मेरे खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन लेकर चला जाए तो वो एकदम तुरंत तैयार बैठे रहते हैं, दर्ज करो मुकदमा, ठीक है, उर्मिला के खिलाफ। क्यों? क्योंकि सुरेश राठौर का और परमिंदर डोभाल जो एसएसपी है उनका बहुत बड़ा गहरा याराना है। और मैं आपको एक चीज देखा होगा कि मैं बिना साक्ष्य के कुछ नहीं बोलती, हर चीज के साक्ष्य होते हैं मेरे पास। उनका बड़ा गहरा याराना है। कहीं ना कहीं आज अभी मैं ना तो मैं भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त, ना मैं कांग्रेस की हूं, तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष बोलूंगी। आप ही बताइए कि जब ये बोल दिया था, सरकार ने ये बोल दिया था, उत्तराखंड सरकार ने बोल दिया था कि उर्मिला को गिरफ्तार नहीं करना, उर्मिला को हम बुलवाएंगे। मतलब एक तरह से होता है किसी को गिरफ्तार करना या किसी को इज्जत से बुलवाना होता है। उसके बावजूद भी एक मुकदमा, जो मुकदमा खत्म हो चुका था, सुरेश राठौर ने वो मुकदमा खत्म करवा, वो हो चुका था खत्म, मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग का, उस मुकदमे को रीओपन कराया गया, उसके वारंट जारी हुए और 4 गाड़ियां हमको पुलिस वहां से भेजी। आप ही बताइए कि सरकार से ऊपर भी परमिंदर डोभाल जी हो गए। जब सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि उर्मिला को गिरफ्तार नहीं करना, उर्मिला को प्यार से बुला के पूछताछ करनी है, लेकिन तब भी हरिद्वार से 4 गाड़ी पुलिस की चल पड़ी हमको गिरफ्तार करने के लिए। और फिर परमिंदर डोभाल जी एसएसपी कहते हैं कि उससे कहो फोटो भेजेगी। मतलब कि मुझे अपनी जान बचाने मुश्किल हो रही है, पहले मैं वहां खड़ी होकर फोटो बनाऊंगी, अरे कितने पुलिस और कितनी सारी चीजें चलेगी। मतलब मैं पहले वहां फोटो खींचूंगी क्योंकि वो फोटो मुझे परमिंदर डोभाल जी को देनी है। तो ये बिना मतलब निराधार बातें हैं ना, आप बताइए, ये कुछ कोई तूल है बात होगा? तो मेरी लड़ाई तो सिस्टम के खिलाफ है, बल्कि चाहे इसके बाद चाहे परमिंदर डोभाल जी एक मुकदमा और लिख देंगे मानहानि का मेरे बारे में बोले, लेकिन मैं परमिंदर डोभाल जी को मैं पहले बता दूं, मानहानि तब बनेगी जब मेरे पास सबूत ना हो। तो मेरे पास तो सबूत है तुम्हारे सुरेश राठौर को दिए हुए। कहीं ना कहीं आपको जान माल का भी नुकसान हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम अंगारों में ना पूरी ज्वालामुखी पे खड़े हैं हम कभी भी, हमें कोई भी, हम टारगेट पे, हम बहुत लोगों के टारगेट पे हैं। सुनने में ये भी आता है उर्मिला सदावर जी, जो भी आप बयानबाजी करते हैं ड्रग्स का सेवन लेकर करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे बाप ने कभी ड्रग्स नहीं पी। मेरे पापा मेरे डॉक्टर थे और कभी सिगरेट नहीं, शराब नहीं, कुछ नहीं। तो अगर मैं ड्रग्स का सेवन लेके ये सब चीजें करती ना तो मैं सत्ता से ना मैं लड़ पाती, मैं सत्ता से ना लड़ पाती। ये मुझे ड्रग्स वहीं देगा ना और मुझे वहीं में घूमती रही थी सब चीजें। लोग तो हमारे बारे में बोल रहे हैं, खैर इतनी बड़ी बात हमें बोलनी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि एक आदमी का जो दिमाग काम करता है 1% दिमाग काम करता है, और अजीत डोभाल का दिमाग 6% काम करता है, और उर्मिला का दिमाग 60% काम करता है। लोगों ने तो ऐसे भी लिखा हमारे बारे, तो हम कहा अजीत डोभाल जी के तो पैर की जूती भी नहीं, तो धूल भी नहीं है उनके दिमाग में। लोग हमें ऐसे कह रहे हैं किस तरह। आप ही बताइए कि अगर हम ड्रग्स लेते, दारू लेते, सिगरेट लेते, तो मतलब क्या हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ लेते? आप मुझे बताओ। पूरा शासन प्रशासन हमारे पूरे व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड पे चल रहा है, मेरा व्हाट्सएप भी रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, सब ऑफिसर सुन रहे हैं, मतलब, और व्हाट्सएप भी हर चीज। तो उसके बावजूद भी ये हमारे कोई आपत्तिजनक वीडियो, आपत्तिजनक ऑडियो या आपत्तिजनक कोई किसी के साथ फोटो या दारू पीते हुए फोटो या कोई सिगरेट का कोई नहीं लाए, कोई भी नहीं लाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताऊं कि मुझे लगभग इंडस्ट्री में 27-28 साल हो गए काम करते हुए। मैंने जितना भी सारा काम करा, बहुत सारी वेब सीरीज चल रही है, मैंने जितना भी सारा काम करा, मैंने बहुत मर्यादा में रहकर काम करा। आप मेरे घर में फोटो देख सकते हैं, शनिदेव के फोटो है, चंद्रकांता के फोटो है, और दिव्य शक्ति के फोटो है, परम अवतार श्री कृष्णा के फोटो है। मतलब मैंने
धार्मिक अगर सीरियल्स की बात करें, अपने नाम का मैंने परचम लहरा दिया था धार्मिक में। धार्मिक मतलब इतनी मैंने सीरियल्स किए। गणेशा का है, जय गणेशा आता था, फिर मेरे साईं, वो मैंने 500 एपिसोड किए, वो मैंने किए। और परम अवतार श्री कृष्ण राधा की मौसी बनी। तो मैंने, ये ईश्वर ने मेरा सब चीज मेरी पहले तय कर दी थी। ऐसे नहीं कि मेरे पास एक वक्त इतना बुरा आया, मेरी जिंदगी में इतना बुरा वक्त आया कि मैंने छोले चावल और वो कड़ी चावल की मतलब जो स्टॉल है वो लगाने की सोची, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास रहते थे तो पैसे नहीं थे और मेरे अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए रह गए थे। और आपको पता मुंबई, दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसों वालों की, तो आदमी के कहते ना आंख खुलते ही मतलब उसका 1,000 रुपए का मीटर तो खड़ा हो जाता है। सपोज करो अगर 30,000 रुपए आपका रेंट है और मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मतलब पैसे क्या कि 3 सीरियल मेरे फाइनल हुए थे, लेकिन सीरियल के बाद कुछ चीजें रिप्लेस हो चुकी थी और हमारे पास काम जा चुका था। लॉकडाउन से पहले की बात है। तो अब हम क्या करें, तो मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड ने ये कहा कि हम एक काम करते हैं, हम 2 किलो बासमती के चावल से हम यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी पे कड़ी चावल का काम बड़ा, मतलब कड़ी चावल यूपी के बड़े वो होते हैं। तो हमने कहा हम कड़ी बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो हम खाना अच्छा बनाते हैं। आजकल तो खैर हमारी मेड वेड बनाती है तो हम करते नहीं कोई भी काम। तो हमने कहा हम कड़ी चावल के, और हमने 60 रुपए की प्लेट रखते हैं। तो हमने वो कड़ी चावल का काम हमने सोचा स्टॉल। लेकिन मैं बताती हूँ कि हर जगह ईश्वर होता है। तो हमारे पापा तब जिंदा थे, तो हमने अपने पापा से कहा पापा पास पैसे नहीं है हमारे, मतलब हमारा पहला पति पैसे देता नहीं था, जो भी हम इंडस्ट्री से करते तो उल्टा वो लेता था। तो हमने कहा कि पापा हम तो कल से कड़ी चावल का काम करेंगे। तो मेरे बच्चों ने कह दिया हाँ हीरोइन बनना आई थी, कड़ी चावल की रेडी लगा रहे हो मम्मी। एक मेरा भाई भी था, वो भी कह रहा था कड़ी चावल की रेडी लगा रही थी, वो हीरोइन के सपने लेके आई थी कड़ी चावल। तो फिर उसी दौरान हमारे पास एक वेब सीरीज आई, उसमें हमारा 35 लाख का बजट, मतलब एक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर भी थे। तो उन्होंने कहा कि इसका बजट 15 दिन का शूट रहेगा और 35 लाख रुपए इसका वो है, लेकिन उसमें बैकलेस पूरा एक्सपोज और इस तरह, जैसे आजकल वेब सीरीज चली रही है तो उसमें इस तरह का, और बड़े बड़े एक्ट्रेस कर रही है इस तरह का एक्सपोज वाला काम। तो मैंने कह दिया नहीं, मैं कड़ी चावल का काम कर लूंगी। मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, कल को मेरे बच्चों पे, मेरे पे, उन पे क्या असर पड़ेगा कि मैं मतलब अंग प्रदर्शन कर करके मैं पैसा कमा रही हूँ। यार कोई बात नहीं। अब हमने वो 5,000 रुपए पे हमने स्टोर वगैरह सब तय करके आ गया कि हम ऑटो में 30 रुपए ऑटो के जाने के लगेंगे, हम 2 किलो कड़ी चावल, दो किलो चावल से मैं काम शुरू करूंगी। हमने 60 रुपए की प्लेट रखी और हमें अगले दिन से काम शुरू करना था। लेकिन ईश्वर मेरे पास मीनाक्षी सागर का फोन आता है रात को, क्योंकि उससे प्रोडक्शन, रात को कितने बजे लगभग ही आया फोन, रात को 3:30 बजे, 3:30 बजे फोन आया। दिव्य शक्ति, हमने काफी लंबा सीरियल किया। उन्होंने कहा कि मैडम ये दिव्य शक्ति एक सीरियल है, इसमें आपको 7 दिन का काम है। तो मैंने फटाफट पैसे जोड़ा, उन्होंने कहा 7,000 रुपए के हिसाब से आपको पैसे, 100 रुपए 45,000 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए एक महीना सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। तो हमने कह दिया हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा 6 बजे आपको शालीमार से निकलना है, 6 बजे। तो मैंने कह दिया ठीक है। तो मैंने अपने बड़े बेटे को उठाया, मेरा बड़ा बेटा इंटर में था उस समय। तो हमने कहा बेटा ये हमारा एटीएम रख लो, क्योंकि हमें तो टिकट हमें तो प्रोडक्शन ने दे दिया था। तो हमने कहा बेटा इसमें 10,000 रुपए और आप 500 रुपए जो भी आपको निकालने की जरूरत होगी आप निकालते रहना। लॉकडाउन से पहले की बात है। आप ये देखो कि कहाँ तो हम कड़ी चावल का स्टॉल लगा रहे और कहाँ रात को 3:30 बजे हमारे पास फोन आ गया। अब आगे की चीजें सुनो कि 7 दिन का काम, 7,000 रुपए पर डे। उन्होंने बोला कि हम 7,000 रुपए पर डे देंगे। तो मैंने कहा चल 7,000 रुपए पर डे देंगे, भागते जोड़ के लंगोटे, कुछ तो पैसा आएगा मेरे पास। तो हम चले गए सेट पे, और हमें नहीं पता हम रील्स बनाते हैं, आपने देखा हम रील्स बहुत बनाते हैं। तो वो लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी, लेकिन हमारे लिए पैसा बहुत जरूरी था उस समय, पैसा कमाना। वो भोजपुरी भाषा, हम सहारनपुर के रहने वाले, हमारा हरियाणा भाषा पे कवर है, पंजाबी भाषा पे, लैंग्वेज पे, लेकिन हमने कभी भोजपुरी नहीं बोली थी। लेकिन जो एक्टर थे वो सारे भोजपुरी थे, तो उन्होंने हमें सिखाई। और लीड रोल में वो स्टोरी थी सिर्फ 7 दिन की। तो उसका इस तरह का डायलॉग थे, रवा का खात पानी, रवा सुनी ना, जकरा के रवा जैसा पति होए, ओकरा के रवा जैसा पति होए, ओकरा के कोनो कमी नहीं की महसूस हो सकत। नहीं की मतलब नहीं, जिसका तुम्हारे जैसा पति हो उसे जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं हो सकती। कि जकरा के तुम्हारा जैसा पति होए, ओकरा के कोनो कमी नहीं की महसूस हो सकत। अब इस तरह की लैंग्वेज हमें सुनना और बोलना हमारे इट्स नॉट इजी जॉब। तो खैर हम रट रहे थे, क्योंकि मेरे लिए वो जो मैं वो डायलॉग्स बोल रही थी, वो जो भोजपुरी डायलॉग्स बोल रही थी, मेरे लिए वो डायलॉग से ज्यादा मेरे लिए वो 7,000 रुपए पर डे मेरे लिए बहुत जरूरी थे कि मुझे काम करना, मुझे रिप्लेस ना करने। अब वो हमने जैसे शुरू करा, हमारा 2 एपिसोड हमारे टेलीकास्ट हुए, और गंगा जी सिनेमा पे हमने काम करा, और वो हाईएस्ट टीआरपी चली गई एकदम उस सीरियल की, दिव्य शक्ति की। और जब हाईएस्ट टीआरपी चली गई तो चैनल ने सोचा यार ये बिहार की है क्या लड़की। उसके बाद
प्रोड्यूसर्स ने बोला, मीनाक्षी सागर ने बोला, रामानंद सागर की बेटी ने बोला, लिख डालो पूरी, मतलब पूरी स्क्रिप्ट इसके ऊपर लिख डालो, लड़की के ऊपर, टीआरपी हाईएस्ट आ गई इसको लेते ही। और आप यू कांट बिलीव, मतलब फिर हमने लगातार वो 6-7 महीने तक, हम जो 6-7 दिन के लिए मैं रोल करने गई थी, राइटर को बोला गया पूरी कलम चला दो उर्मिला के ऊपर। अब हमारे ऊपर कलम चला रहे और हमारे वो लैंग्वेज नहीं आती, तो हम जब कैमरे के सामने बोलते थे तो नीचे बैठा होता था काउंटर, मैडम नैया, मैडम ये गंगा मैया, मैडम ये, वो हमें बोलता था धीरे आवाज में, फिर हम बोलते थे विद एक्सप्रेशन के साथ बोलते थे, क्योंकि भगवान वाला सीरियल था रामानंद सागर जी का। तो मोती सागर जी भी आए सेट पे, तो फिर उन्होंने भी हमसे अपना एक्सपीरियंस बताया कि रामानंद सागर जी चटाई पे सोते थे जब रामायण, उन्होंने कभी बेड पे नहीं सोए, तो बहुत सारे हमें एक्सपीरियंस मिले। फिर हमें अस्थमा का अटैक भी पड़ा उस दौरान हमें अस्थमा का अटैक पड़ा, और फिर हमें गाड़ी में लेके गए, फिर हम वहां से लेके आए, हमको डिस्चार्ज करा रात को 11:30 बजे। फिर उन्होंने कहा मैडम रात को 3:30 बजे की फ्लाइट है, वो चिप लेके जाएगी, अगले दिन का टेलीकास्ट है। हमारे हाथ में ड्रिप लगा हुआ था जब हमें मनसा मैया हमारे यहाँ पैदा होती, मतलब मेरे यहाँ पैदा होती है। इस तरह की उसकी स्टोरी थी कि मैं मेन भक्त थी तो एक स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी चलते चलते पूरे 7 महीने चली। तो हम इसलिए हम ये कहते हैं कि भगवान है कहीं ना कहीं। कहाँ तो हम कड़ी चावल की मैं रेडी लगाने को तैयार बैठी थी 60 रुपए के हिसाब से, और कहाँ उधर 35 लाख रुपए की मुझे वेब सीरीज मिल रही थी जहां मुझे कपड़े उतारने थे कैमरे के सामने। तो अगर आप सत्यता के ऊपर चलोगे और ईश्वर के को साक्षी मान के चलोगे तो हमेशा आपकी जय जयकार होगी। और आज हमें लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भविष्य की मुख्यमंत्री है उर्मिला, लिख रहे हैं ना मुख्यमंत्री है, कि अगर कांग्रेस का चेहरा हो तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री, ऐसे भी लिख रहे हैं लोगों में। मैं इतने सामान्य से परिवार हूँ, क्यों? क्योंकि ना तो मैंने किसी का दिल दुखाया, न मैंने किसी का वो करा। मैंने अगर आरती कोड के बारे में मैंने कभी अपशब्द बोले, मैंने चीजें लिखी, मैंने सिर्फ इसलिए लिखी कि तुम आप बाप बेटी के रिश्ते को मर्यादा को तार तार कर रहे हो। आप खुल के कहो कि भाई मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या मैं उसके साथ लिव इन में रही हूँ, मेरे रिश्ते रहे, आप स्वीकार करो इन चीजों को। आप बाप बेटी के रिश्ते को तार तार मत करो। सुरेश राठौर को भी हम यही कहते हैं कि तू सब बेटी मत बोल, तू उसे कह दे कि तू एक तरफ तो उसकी सारी चीजें बता रहा, हमको बता रहा सारी चीजें, वो ठंडी हो चुकी, वो गर्म हो चुकी, और एक तरफ आप ये बोल रहे हो मीडिया वालों को बोल रहे हैं कि वो आपकी वो बेटी है, मेरी बेटी है। तो हमारी जो लड़ाई है इन चीजों को लेकर लड़ाई है। अगर मैं कोई मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना किसी दिन कभी जिंदगी में, तो मैं बुआ ऐसी है तो मैं कह दूंगी भाई बुआ को मिल गया बॉयफ्रेंड मिल गया। हम तो आज अभी थोड़ी देर में अपनी एक वीडियो डालेंगे। अभी हम 14-15 हजार रुपए का हमने काम कराया, बाल वाल करवाए, पूरी हमने बॉडी मसाज फेशियल करवाए। हम आ गए थे ना नोएडा में, तो मतलब उन्होंने अपना ऐड करवाया हमसे, तो हम तो अभी लिखेंगे। मैंने कहा बुआ की पुरानी दुकान की कोई पेंटिंग तो हम खुश रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हो सकता। और मैं अपनी जिंदगी का हर दिन ऐसा जीती हूँ कि ये आज की रात मेरी आखिरी रात है, क्योंकि हम इतने उस पे चल रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि कब हमारा कब गेम बजा दे। मुंबई के एक एक्टर हुए हैं हरिओम कालरा जी, क्या आप जानते हैं उनको? हरिओम कालरा मेरा बहुत जूनियर है, वो हमारा जूनियर है, और मतलब मेरा तो एक तरह से शिष्य की तरह रहा है, सहारनपुर से ही। उसके बारे में उसने कुछ बोला है बेचारा, और वो इतना सीधा व्यक्ति, उसके साथ हमने कभी आज तक कोई सीरियल नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा किसी भी तरह का। लेकिन यह है कि वो जूनियर है। और अगर मैं थिएटर की बात करूं तो मैंने उसको चीजें सिखाई हैं, थिएटर की जो आपकी शैलीज होती है, वो चीजें बोलने की तरीका, वॉइस एंड स्पीच एंड। पहले मेरा एक्टिंग स्कूल भी था सहारनपुर में, बालाजी एक्टिंग स्कूल से मेरा नाम था। और जो मेरी शुरुआती जो दौर हुई वो इप्टा से हुई है, और वो भी इप्टा से, सब लोग इप्टा से, मेरी तो कम से कम 100-150 लोगों से मेरी जान पहचान है। तो वो बिना मतलब में किसी भी आदमी को लपेट, और बिना साक्ष्य के आप बोलना, हम क्या कहते हैं, हम साक्ष्य देते हैं, और बिना साक्ष्य के आप खाली उस व्यक्ति को आप लपेट रहे हो जो बेचारा बिल्कुल ही एक गरीब परिवार से है, बहुत ही शालीन व्यक्ति है, बहुत सीधा साधा है, और तुम इस तरह से मत करो, मतलब जो आदमी जवाब भी नहीं दे सकता ऐसे। और जिसे हमारा कोई बॉयफ्रेंड, हम खुल के कहेंगे भाई है, हम तुम्हारी तरह नहीं है बाप बेटे, हम तो कहेंगे ओ भाई बुआ का नया फूफा लाइन में आ गया। हम ऐसी इस प्रवृत्ति के, आपने हमें देख भी लिया होगा, हम जो काम करेंगे खुल के करेंगे। अगर हम किसी के साथ लिव इन में भी रहेंगे ना तो हम रहेंगे। हमारे अभी जिस दौरान अभी सुरेश राठौर ने शादी कबूल करी, तो हमने सुरेश राठौर को बता दिया कि भाई हमारी जिंदगी में एक रिश्ता आया था, हीरो का ब्याह करी थे गुजरात के, वो हम उसकी पत्नी की डेथ होगी, हाँ जी, जो भी है, हम नाम नहीं किसी का खोलते, कोई एक थे हीरो के व्यापारी थे, तो उन्होंने हमसे शादी के लिए प्रपोज करा, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें पॉलिटिकली तुम्हें शौक है तो हम, मतलब उनकी भी अच्छी पॉलिटिकली बीजेपी में वो सब चीजें बातचीत थी, और ये सारी आईडीज हमने सोचा था सब डिलीट कर देंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी, मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, मेरे पापा कोरोना टाइम में जा चुके थे, और सब चीजें, मेरी होल लाइफ डिस्ट्रॉय,
होल लाइफ डिस्ट्रॉय के बाद आदमी को कुछ ना कुछ जीवन का साधन चाहिए। और सुरेश राठौर से आपको पता था हमारा सब चीजें क्या हो चुकी थी। तो उसने हमें शादी के लिए हमें मतलब प्रपोज किया था, कि उसको ये नहीं पता था सारी चीजें, उसको पता था शायद मिठाई सब ऐसी चीजें चल रही है। तो हमने सुरेश राठौर को भी हमने बात बताई थी कि भाई हमारी शादी की बात चल रही थी और ये सारी चीजें, क्योंकि वो हीरो का व्यापारी था, वो भी एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था। हर आदमी अपना भविष्य फ्यूचर सेफ सोचता है। और आई एम एक्ट्रेस, और मतलब मेरा खुद का अपना, मैंने तब बॉम्बे में घर खरीदा था क्या है वो अभी भी। तो हमने सोचा था कि ठीक है, हम ये सारी चीजें अपनी सोशल साइट्स अपनी सब चीजें मतलब ऑल डिलीट करने के बाद नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमारा सारा मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। और ये घर हम बेच देंगे जो भी है, मतलब पूरे हम मुंबई सेटल हो जाएंगे। लेकिन फिर हमारे सुरेश राठौर हमारी जिंदगी में आ गया 15 जून को। तो इसलिए हम इतनी बेबाक हैं और हमें कुछ बोलने में वो नहीं है, हम बेबाक हैं। हम जो बोलते हैं बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं। हम गुचर पुचर पीछे पीछे नहीं बोलते कि अगर हमारी जिंदगी में कोई होगा तो हम कहेंगे भाई ये है। अब किसी को कुछ बोला, आज तक किसी को हमारे बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई आदमी के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी के बारे में। और किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है जिससे हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा आएगा, क्योंकि कोई भाई मैंने अभी वो कौन से वो है लिटरेचर पढ़ाते, वो कहते कि भाई प्यार है बांटो प्यार दो, खत्म थोड़े ना होगा प्यार। एक चली गई तो दूसरी है, दूसरी तो तीसरी है, प्यार खत्म थोड़े ना हो गया। भाई सुरेश राठौर का चला गया, तुझे क्या लग रहा? तू तो अपनी सोच तितलियों के साथ जीना, तो हम किसी के साथ तो जिएंगे ना। तो मैं तो इतनी ब्रॉड माइंडेड हूँ मैं। और जब मुझे किसी से शादी करनी होगी तो मैं तो भैया हल्ला मचा के शादी करूंगी। आप ये देखो प्रेरणा तिवारी है, उसने नहीं 3 शादी करी। अगर मैं 3 शादी कर लूंगी तो क्या भूचाल आ जाएगा दुनिया में? आप मुझे पता भूचाल आ जाएगा क्या? सुरेश राठौर ने अगर हमें लात मार दी और ये सब चीजें होगी तो वो मेरी वजह से थोड़ा ना जिंदगी डिस्ट्रॉय हुई है। मेरी वजह से तो नहीं हुई ना, वो सुरेश राठौर की वजह से हुई, क्योंकि सुरेश राठौर छल कपटे निकला है। तो मुझे भी तो जीने का अधिकार है। मतलब मेरे पास बच्चे नहीं है, मैं नौकरों के भरोसे कब तक रहूंगी? आप मुझे बताओ। किसी के भरोसे मुझे कोई पानी दे रहा, मुझे कौन कब तक देगा? कोई किसी को देगा क्या? कोई नहीं किसी को देता। तो आदमी को कोई ना कोई चाहिए जीवन में साथ खड़े होने के लिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका पति हो, चाहे कोई भी हो। मेरी जिंदगी में तो कोई नहीं है। आप देख सकते हैं ना, आपको कोई आपको दिखाई दे रहा? मैं अकेली हूँ। मैं 3 मंजिल तक का मकान है, मैं अकेली रहती हूँ। तो मिथ्या ही किसी के ऊपर आरोप लगाना। और मैं इतनी ब्रॉड माइंडेड हूँ, अगर मेरी जिंदगी में कल को कोई आएगा ना, मैं कहती हूँ भाई है भाई, जैसे जो करना कर लो। ये है सुरेश राठौर मेरा पति है, तो वो मेरे पूरी दुनिया को पता पति है। आज पूरे देश में घूम रहा है ना, वो मुझे कोई खर्चा दे ना दे। हमने क्या कहा, ये जो सिंदूर है सुरेश राठौर का नाम का है, सुरेश राठौर का नाम का है। और जब तक वो जिंदा है तब तक रहेगा। हो सकता है वो सुसाइड कर ले कल ही, तो कल ही हम सिंदूर मिटा देंगे। खड़ा तो इसी मोड़ पे ना वो। अब आगे की लड़ाई की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, ये जो लड़ाई है ये अंकिता की लड़ाई है ना, तो ये अभी किसी उर्मिला की लड़ाई है। हमारी लड़ाई शासन प्रशासन अपने आप देख रहा है, जो भी कोर्ट कचहरी है वो सब चीजें वो देख रहा है। लेकिन ये लड़ाई कैसी बेटी की लड़ाई जो 5 तत्वों में विलीन हो चुकी, ये उस बेटी की लड़ाई है। और ये खाली मेरी लड़ाई नहीं है, अभी समस्त पूरे उत्तराखंड की, पूरे देश की लड़ाई होगी। कहीं ना कहीं पूरा उत्तराखंड आक्रोश में है इस चीज को लेकर। होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में कितनी बेटियां गायब हो रही हैं। उत्तराखंड में सब चीजें हो, और उत्तराखंड आज हमारे साथ खड़ा है, उत्तराखंड की जनता हमारे साथ खड़ी है। क्योंकि मैं जो सफेद पोस्ट जो नेता है, ये जो इनके नेता है ना, ये सबके मैंने चिट्ठे इनके सामने ला के रखे। महिला की सुरक्षा को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, अगर हम महिला की सुरक्षा को लेकर हम बात करें तो महिला आज के टाइम में सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्यों नहीं है? तो मैंने फिर वही सिस्टम को लेकर आ जाती है कि अगर हम जब किसी थाने कोर्ट कचहरी में हम जाते हैं, अगर हमारी पहली बार में हमारी बात सुन ली जाए कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। अब सपोज करो हमने कहा सुरेश राठौर के खिलाफ हमने एक कंप्लेन दी परमिंदर डोभाल जी को, हमारे बयान हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई। उसी दौरान हमारी हत्या हो जाती है। हत्या के षड्यंत्र तो हुए ना, हत्या हो जाती है। तो इसका जिम्मेदार आप मुझे बताओ, सुरेश राठौर है, इसका जिम्मेदार मैं हूं या परमिंदर डोभाल है या शासन प्रशासन है? कौन है? तो ये तो जनता डिसाइड करेगी कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप जैसे कल अभी इन्होंने मच्छी बाजार में गुंजन का हत्या हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब तुम ऐसे किसी को सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करो, है ना? केस में सुनवाई नहीं करी। अभी वो उसकी FIR दर्ज नहीं, वो जो सरदार थे, क्या नाम, अभी वो जिनके ऊपर 5 करोड़ का वो गबन हो गया था, अभी जब हम बाजपुर में, हाँ बाजपुर की जो वो थे, अभी हम जब पुलिस कस्टडी में, तब की बात मैं बता रही कि अगर तभी हमारी पहली पुकार सुन ली जाए। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन करो ना, कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। हमारी जो फर्स्ट प्राथमिक जो होती है फर्स्ट FIR, पहले वो तो दर्ज कर लो कम से कम। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की क्या लड़ाई है? क्योंकि जो आपका जो डायरी है ना, डायरी, उसमें सिर्फ करप्शन की, देखो जब से ये चीजें आई है तब से करप्शन कम हो गया। क्योंकि डायरी में तो नहीं चल रहे ना केस। डायरी में क्या हो रहा कि इस महीने सिर्फ 4 केस आए हैं।
देखो करप्शन कितना कम हो गया। लेकिन करप्शन तो पंच तत्वों में जा रहा है ना, करप्शन तो वहां जा रहा है ना। करप्शन तो बलात्कार हो रहे, बलात्कार के बाद नीले ड्रम में जा रहे, कहीं कोई उसमें जा रहा, कोई कुकर में जा रहा, कोई फ्रिज में जा रहा, कोई कहीं जा रहा, किसी को जला के चेहरा मार दिया जाता है, तो करप्शन तो वहां जा रहा। वो उसके पुलिस की डायरी में थोड़े ना आ रहा है करप्शन। वहां तो बिल्कुल सहारनपुर में शांति की बिल्कुल शांति चल रही है, उत्तराखंड में बिल्कुल शांति चल रही है। लेकिन उत्तराखंड में जब से कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि सर्दियों में बुआ ने पूरा भूचाल मचा दिया, गर्म सर्द माहौल में एकदम गर्म हो गया ना। क्यों? क्योंकि कोई तो इस क्रांति को लाएगा। तो उर्मिला ही क्रांति क्यों लाए? और भी तो क्रांतिकारी बन सकता है। जैसे दीपक मोहम्मद के बारे में लोग कह रहे हैं, दीपक मोहम्मद भाई इंसानियत के नाते उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, मोहम्मद लगा लिया। तो वो इंसानियत हम कह रहे हैं, हम ही कितनी बार दिखाएंगे, हम ही कितनी परीक्षा देंगे भाई, हम ही कितनी परीक्षा देंगे। अब मैंने तो एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई दीपक मोहम्मद बहुत अच्छी बात है भाई, तूने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं तो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती, तूने कर लिया अच्छी बात है, हम तेरी जय जयकार कर रहे हैं, तो इंसानियत के नाते तो ये धर्म परिवर्तन अब्दुल भी कर ले, सलीम भी कर ले, ये असलम भी कर ले, वो भी तो अपने नाम के आगे जय श्री राम और जय बद्री विशाल और जय केदारनाथ लगाए, तो मजा आएगा ना, फिर तब मजा आएगा, है ना, तब मजा आएगा। और रही अगर दीपक मोहम्मद, आज मोहम्मद दीपक इतनी सारी बातें बोल रहा है, कभी वो जो कश्मीर में हमला हुआ था या बांग्लादेशियों के बारे में बोल रहे हैं, इनकी सब चीजों के बारे में बोल रहे हैं, अलग अलग चीजों के बारे में थोड़ा सा उनकी चीजें बदलनी शुरू होगी। मतलब उनकी पॉलिटिकली चीजें मैं देख रही, पॉलिटिकली चीजें घुसनी शुरू होगी, ऐसे कांग्रेस की कह दे या कैसी भी मुझे नहीं पता, कि चीजें बदलनी शुरू होगी। तो भाई तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तो तुम भाई अपनी दीपक जी अपनी बेटी की शादी तुम वही वाली बात है हिंदू धर्म में कर देना। फिर तुम ये एकता का प्रतीक तब होगा जब मुसलमान समुदाय के लोग अपनी बेटियों को हिंदुओं के यहाँ ब्याहेंगे, जाके फेरे करवाएंगे, निकाह नहीं करवाएंगे, फेरे करवाएंगे, तब मैं मानू कि ये जितने मुल्ला मौलवी घूम रहे हैं और ये कहेंगे मैं अपनी बेटी का मैं विवाह, हिंदी में बोले विवाह करवा रहा हूँ, फेरे करवा रहा हूँ, तो मैं बात कहूँ कि जो मुस्लिम समाज की जो महिलाएं मांग भर के घूमे, बिछुए पहने, मंगलसूत्र पहने, तो फिर हिंदू मुसलमान की एकता की बात होगी ना, नहीं तो नहीं होगी। तो फिर खाली इंसानियत की बलि हम ही क्यों चढ़े, सारे के सारे हम ही क्यों चढ़े। और फिर लोग कह रहे हैं कि तुम क्या बजरंग दल का समर्थन करते हो? बजरंग दल का समर्थन नहीं कर रही ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हूँ। मैं एक बात कर रही हूँ कि ये शुरुआत हमेशा हिंदू ही क्यों करें। अब तुमने सिर्फ लोगों को टारगेट करने के लिए कि भाई शाहरुख खान ने गोरी से शादी कर रखी, गोरी भाई वो सोनाक्षी सिन्हा ने उससे शादी कर रखी, मतलब तुम ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, ये बॉलीवुड के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे हैं, और बहुत सारे ऐसे संघ के भी पदाधिकारी हैं कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को दामाद बना के ला रहे हैं, ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग। तो मैं ये कह रही हूँ कि भैया फिर तुम, अब मैं मुसलमानों से भी कहना चाहती हूँ कि भाई तुम अपनी लड़कियों का हाथ लेके जाओ, हिंदुओं के लड़कों को दो और वहां पे फेरे करवाओ, मांग भरवाओ अपनी बेटियों की। मेरे चैनल के माध्यम से आप उत्तराखंड की जनता को कुछ संदेश देना चाहती हैं? देखिए हम उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश दे। उत्तराखंड की जनता तो उत्तराखंड की जो मैंने जनता देखी, उत्तर प्रदेश की हम बेटी हैं और उत्तराखंड की हम बहू हैं, हम तो यही कहेंगे ना। ज्वालापुर की विधानसभा, मतलब ज्वालापुर के जो सुरेश राठौर उनकी पत्नी हम, तो दोनों ही सरकारों ने हमें सुरक्षा भी दे रखी है, धामी जी ने भी दे रखी है, योगी जी ने भी दे रखी है। तो हम उत्तराखंड की जनता को हमने एक चीज देखी है जो उत्तर प्रदेश की शायद नहीं है इतनी। उत्तराखंड की जो जनता है बहुत ही भोली वाली है, मतलब सात्विक है। जैसे कि मैंने जितना इनोसेंट है, उत्तराखंड की जनता इनोसेंट है, भावुक भी है, इमोशंस भी है उत्तराखंड की जनता के अंदर। तो वहां की जो भी सरकार आए, अभी चाहे यूकेडी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे वो बीजेपी दोबारा से आए, तो उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। उत्तराखंड की जनता एक बेटी के लिए, बहुत सारे लोग कह रहे राजनीति कर रहे हैं, राजनीति और लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे, अभी मैंने एक छोटी बच्ची का भी मैंने बयान देखा, उनका भी देखा, छोटे छोटे बच्चे भी वो बना रहे हैं, उनके लिए रील्स बना रहे हैं अंकिता के लिए, क्योंकि अंकिता हत्याकांड इस तरह का हत्याकांड हो गया कि उसके साथ लोगों के इमोशंस जुड़ गए, हमारे इमोशन जुड़ गए, हम यहाँ के हमारे इमोशन जुड़ गए। तो उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें जो राजनेता लोग हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी विशेष से हो, चाहे कांग्रेस से हो, यूकेडी से हो, राजनीतिक रोटियां ना सीखे। अब जो भी पार्टी बैठे उत्तराखंड सरकार के अंदर आके, जो भी पार्टी बैठे वो उत्तराखंड की जनता के फीलिंग के साथ खिलवाड़ ना करे। बेटियां जैसे गायब हो रही हैं, या उत्तराखंड की बेटियां क्यों गायब हो रही है, या उत्तराखंड की बेटियां देह व्यापार में जा रही हैं बहुत सारी, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीधी है, और जो बहुत ज्यादा कुछ तेज तलवार भी हैं
और बहुत सारा आपको पता कि वो कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। लेकिन मैंने जहां तक देखा कि पहाड़ी लोग सीधे होते हैं और पहाड़ी लोग देवी देवताओं पे बहुत विश्वास करते हैं। और वो हमने भी देखा, हमारा भी खुद पे विश्वास, मतलब देवी देवताओं पे इतना विश्वास हो गया। विश्वास तो हम करते ही थे शुरू से, लेकिन अब हमारे साथ भी ऐसा हुआ था जब हम होटल में थे कि हमारी कोई रजाई खींच रहा था, उसको भी लोगों ने मजाक में मुद्दा बना लिया, किसी ने सीरियसली बनाया। जो लोग सीरियसली अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं उन्होंने सीरियस ले लिया, और जिनको राजनीति करनी है उन्होंने उसका पर मजाक उड़ाया। लेकिन लिटरली किसी ने हमारी रसाई खींची थी, हमारे साथ सब चीजें हुई। आज भी बहुत सारे उत्तराखंड के जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि अंकिता की आत्मा उर्मिला के अंदर है। और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है कि जिस दिन हम चीला घाट गए और चीला घाट से आते आते वो रिकॉर्डिंग हमारे बाद में हमारे फोन में आई, क्योंकि बहुत सारे बेचारे ऐसे अनभिज्ञ लोग हैं जिन्हें नहीं पता। वो कहते 3 साल से कहाँ थी, जिनको प्रॉपर चीजें नहीं पता। कभी आप वनंतरा रिसोर्ट में गई हैं? मैंने वनंतरा रिजॉर्ट में मैं कभी नहीं गई, लेकिन मैं वहां जो वो सूखी नदी है ना, वहां पे हमारी गाड़ी गई थी, तो वहां से खड़े होकर इसने दिखाया था, मैं सूर्य राठौर ने, कि देखिए वनंतरा रिजोर्ट है, रोक के दिखाया था वहां दूर करके कि वहां पे जिस पे आर्थिक वाटर बुलडोजर चलाया था। तब मैंने सोचा था ऐसे फड़ियां मार रहा होगा ये बिना मतलब में, ऐसे ही सब चीजें। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद उस बेटी के आत्मा से हमारी गाड़ी में बैठी थी। और उसी दिन से आते ही फिर कभी ज्वालापुर विधानसभा को लेके लड़ाई झगड़े हुए हमारे बीच में, वो हमने ऑडियो वायरल भी करी थी कि मंत्री मैं रहा, विधायक मैं रहा, तेरे गणमान्य मैं रहा, और तुझे टिकट देंगे ये भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि इन्होंने हमें ज्वालापुर विधानसभा से तैयारी करने के लिए कह दिया। सीएम धामी जी के लिए कोई संदेश? देखिए, सीएम धामी जी के लिए तो हमने पहले भी बोला कि वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट तो हैं। वो मतलब सीएम धामी जी के लिए मैं ये कहूंगी कि वो समझते हैं, फीलिंग्स लेस आदमी नहीं है वो। जैसे फीलिंग लेस होते हैं ना बहुत सारे जो नेता, कहते हैं ना कि नेता कत्लेआम भी करा देते हैं, वो नहीं है वो। जस्ट लाइक अ नारियल, ऊपर से बहुत सख्त है वो और अंदर से सॉफ्ट है वो। और स्थिति परिस्थिति को मेरे ख्याल से उन्होंने ये जो अभी स्थिति सारी चीजें उन्होंने संभाली है, सारी स्थिति उन्होंने मतलब समय को देखते उन्होंने चीजें संभाली है। चाहे वो हमें प्यार से लेके आए, बुलवाया उन्होंने हमें प्यार से और प्यार से रखा। अगर चाहती तो पुलिस हमसे डंडे के जोर पे भी हमें बहुत चीजें उगलवा सकती थी, लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने हमें रखा। और बहुत प्यार से सारे ऑफिसर्स ने हमारे साथ, क्योंकि ये सब अगर ऑफिसर ने हमारे साथ बहुत प्यार वाला रवैया हमारे साथ बर्ताव किया तो वो कहीं ना कहीं हाई कमांड के ऑर्डर होंगे, सरकार के ऑर्डर होंगे। अगर चाहती तो वो हमें मतलब बहुत बुरी स्थिति में करके हमें मार के हर तरह से करके बहुत चीजों से हमें उगलवा सकती थी, कुछ भी हमसे मतलब उगलवा सकती थी। इन द सेंस चाहे हम कितने भी सच्चे होते हमसे झूठ भी बुलवा सकती थी। ये बोल दो कि कांग्रेस का हाथ है, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी चीजें। लेकिन नहीं, उन्होंने ठीक है, बस कभी कभी उन्हें हो जाता है कि यार ये चुप ही नहीं होती। अब नॉन स्टॉप है इसका, तो एफएम चलता ही रहता है इसका, एफएम एक के बाद एक प्रोग्राम, रात को भी पता नहीं 2 बजे भी कौन सा बम फोड़ दे। तो वो वाली बात है कि ये ठीक है। बीच बीच में सरकार ने हमारे थोड़े से कभी फेसबुक बंद करा देती है, कभी इंस्टाग्राम बंद करा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगी, क्योंकि मैंने उनसे 2 चीजों की डिमांड करी थी। एक तो मैंने अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए उनसे मैंने कहा था कि इसमें सीबीआई जांच हो। एक हमारी सुरक्षा, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हम इसलिए थे क्योंकि अगर हमें कुछ भी हो सकता था तो ये आंदोलन अभी भी चलता रहता, चाहे वो विपक्ष कर देता या कुछ भी कर सकता, हमारे साथ कोई भी कर सकता था, तो ये आंदोलन चलता रहता, राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल जाता। तो कहीं ना कहीं धामी जी ने उस स्थिति परिस्थिति को एक सुलझे हुए व्यक्ति की तरह, सुलझे हुए राजा की तरह उसको उन्होंने मतलब शांत किया, माहौल को शांत किया। इस चीज को तो मैं उनको मतलब मैं 100 में से कम उनको 90 नंबर तो दूंगी। 100 क्यों नहीं देना चाहेंगे? हो जाता है, 100 नहीं दे सकती, 100 नहीं दे सकती, क्योंकि 100 में इसलिए नहीं दे सकती कि धामी जी इतना सीरियसली अभी हमें ले रहे हैं। तो अगर इतना सीरियसली वो ये करप्शन को, इन चीजों को अगर पहले लेते, ये सीबीआई जांच अगर ये आज बैठी है तो तब भी तो धामी जी थे ना, तब तो दूसरे मुख्यमंत्री भी थे, तो शायद हमारी कहीं एंट्री ना होती। आप समझ सकते हैं ना, तब भी तो कहीं ना कहीं वीआईपी था। तो अगर उसी समय धामी जी कह देते नहीं है भाई, अगर जनता की डिमांड है सीबीआई जांच की, तो धामी जी उसी समय सीबीआई जांच कर सकते थे। तो अब लोग कहेंगे कि धामी जी के खिलाफ, हम धामी जी के खिलाफ, हम 10% में धामी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला सनावर जी हमारे मन से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।